नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। तीन खबर सबकी नजर आप देख रहे हैं। जिन तीन खबरों की आज हम बात करेंगे उनमें सबसे पहली खबर होगी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। टीम ने मलिक के घर समेत 30 अन्य ठिकानों पर भी छापा मारा है और इसके अलावा कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले में दरअसल ये छापेमारी की जा रही है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन में सीट शेयरिंग की शुरुआत हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीटों पर समझौता कर लिया है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस ने एक खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से होगी। साय सरकार ने विधानसभा में बिरनपुर हिंसा की सीबीआई जांच कराने की घोषणा कर दी है। तो ये तीन खबरें हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सत्यपाल मलिक जी की। जी हाँ, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली घर और दफ्तर पर सीबीआई ने दबिश दी है। सीबीआई की टीम ने उनके आवास और दफ्तर की तलाशी ली। मामला कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा बताया जा रहा है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर करीब 30 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। दरअसल चिनाब नदी पर प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़ का ठेका देने में भ्रष्टाचार का दावा किया गया था। गवर्नर रहने के दौरान सत्यपाल मलिक ने दावा किया था। 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। सीबीआई की रेड को लेकर मलिक ने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि 3-4 दिनों से अस्पताल में भर्ती हूं। इसके बावजूद सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। प्रोजेक्ट का ये मामला है और जिसमें अब सीबीआई की छापेमारी चल रही है। लगभग 30 ठिकानों पर अलग अलग ये छापेमारी चल रही है। अमित शर्मा हमारे साथ जम्मू संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे इस विषय में। अमित, आपसे समझना चाहेंगे कि अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें क्या कुछ सामने आया है। हालांकि 30 जगह ऐसे हैं जहां पर एक साथ ये रेड हुई है। अमित शर्मा हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खबर आपको एक बार फिर बता देते हैं कि किस तरह सीबीआई का जाल जो है वो सत्यपाल मलिक पर फैलता नजर आ रहा है। दफ्तर की तलाशी ली गई, सीबीआई ने उनके घर की तलाशी ली। दिल्ली स्थित ये छापामार कार्रवाई चल रही है और सीबीआई की टीम ने लगभग 30 ठिकानों पर ये दबिश दी है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में रिश्वत का ये पूरा मामला है। तो जहां सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है और पूर्व राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के, जहां उन्हें उनके करीबियों के ठिकानों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने गुरुवार 22 फरवरी को छापामार कार्रवाई की है। इन सब के बीच पूर्व राज्यपाल ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा है, अपने आधिकारिक अकाउंट से उन्होंने बयान जारी किया। उनके अकाउंट से लिखा गया कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं। इसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है और मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं, सत्यपाल मलिक ने एक्स पर लिखा है। अमित शर्मा जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अमित, इन छापामार कार्रवाई के बारे में विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। लगभग 30 ठिकाने हैं और करीबी बताए जाते हैं ये पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के, जिनके यहाँ ठिकाने की कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अभी ये पूरी जगह में जो है कार्रवाई चल रही है, छापामारी की जा रही है और अभी जब ये छापामारी पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या क्या इसमें मामला है और कौन इसमें करीबी है। लेकिन अभी तक इसमें कोई खुलासा जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। जी अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सत्यपाल मलिक जी ने एक्स पर लिखा भी है, उन्होंने कहा कि ये बेवजह मुझे परेशान किया जा रहा है और मुझसे बदला लिया जा रहा है। यदि हम बात करें राजनीति की वहाँ, तो उसे किस तरह से देखा जा रहा है इस पूरे मसले को? क्या वो बुखर होते रहे केंद्र के खिलाफ, ये एक बड़ी वजह है, या वाकई में जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट की खबरें आती रही उनके इस पावर प्रोजेक्ट में रिश्वत से जुड़ी हुई? देखिए, राज्यपाल इसमें सत्यपाल की बात करें तो ये
हमेशा बेबाक रहे हैं और बोलते रहे हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर। और हो सकता है जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर बार जब देखा गया तो जम्मू कश्मीर के मसले में ये बोलते हुए नजर आए, किसानों के मामले में ये बोलते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति षड्यंत्र भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। लेकिन फिलहाल जो है जांच यहाँ पे चल रही है, जांच कमेटी यहाँ पे बैठी हुई है और जगह जगह पर छापामारी की जा रही है। उसके बाद कहाँ कहाँ इनके तार जुड़ते हैं या क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये एक विवाद रहे हैं और हर समय जो है बोलते रहे हैं। जब यहाँ पर धारा 370 और 35 को तोड़ा गया था, उसके साथ भी बाद में भी इनका बयान जो है वो आया था। तो कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक जो है ये सुर्खियों में हमेशा रहते हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए ये कई तरह के बयानबाजी जो है वो करते रहते हैं। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा अमित, आपसे ये भी समझना चाहें कि जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करें, अभी अभी वहाँ पर प्रधानमंत्री भी पहुँचे थे और उन्होंने करोड़ों की सौगात भी दी है। इस बीच आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी है और उस पर ये जो पावर प्रोजेक्ट है, इस पर इस तरह की भ्रष्टाचार की खबरों के बीच छापामार कार्रवाई, वहाँ की राजनीति में किस तरह की प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं? राजनीति की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 2 दिन पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने 30,500 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे नए प्रोजेक्ट का जो है निर्माण किया है, उन्होंने शुरुआत की है। कई प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। कश्मीर घाटी में जो है रेल सेवा को शुरू किया गया, रेल को बढ़ाया गया है। अब जम्मू से श्रीनगर तक जो है वो रेल जाएगी। बिजली के प्रोजेक्ट है, रोड के प्रोजेक्ट हैं, कई नए प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो आने समय में यहाँ पे चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं पार्लियामेंट के। उसके बीच में इस तरह की छापेमारी चल रही है। पिछले दिनों ईडी की तरफ से जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री है फारूक अब्दुल्ला, उनको भी यहाँ पे सम्मन जो है वो भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक में उथल पुथल जरूर है, लेकिन इसके बीच में इस तरह की कार्रवाई भी जो है वो हो रही है। लेकिन कार्रवाई भी जरूरी है, क्योंकि जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं उनके खिलाफ अगर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो वो भी गलत है। और ऐसे लोग भी हैं, ऐसे नेता भी हैं जिनकी आमदनी तो कुछ नहीं, लेकिन देखा जाए तो कई चक्रों में जो है वो फंसे हुए नजर आते हैं। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं समर्पण से मिलेगी सीट, ये पूछ रहे हैं क्योंकि गठबंधन पर बात बन गई है कांग्रेस सपा की। लोकसभा चुनाव के लिए आखिरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो ही गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें, उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव से फोन पर बात की और गठबंधन की सारी अड़चनों को हटाया। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बदले में कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को खजुराहो लोकसभा सीट दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ खजुराहो लोकसभा सीट ही सपा को क्यों दी गई है। दरअसल खजुराहो छतरपुर लोकसभा सीट का कुछ इलाका यूपी के बॉर्डर से लगा है और इन इलाकों में समाजवादी पार्टी का काफी दखल है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन नहीं होने के कारण दोनों पार्टियों के बीच संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। लेकिन कांग्रेस और सपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच लगातार हुई बातचीत के बाद अब आखिरकार गठबंधन पर सहमति बन गई और पुरानी बातों को भुला दिया गया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस गठबंधन पर तंज भी कसा है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि खजुराहो सीट को लेकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को छला है। में गांधी जी का जो सपना है वो तो अब साकार होता हुआ दिख ही रहा है। कांग्रेस का सफाया, जिस तंग दिली से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीटें दी हैं, उसी तंग दिली से जनता जमानत जब्त कराएगी अब कांग्रेस की। और जहां तक खजुराहो लोकसभा सीट है, वो तो गठबंधन में कांग्रेस ने सपा को छला है। कांग्रेस जानती है कि उस सीट पर कांग्रेस की या किसी भी अन्य दल की जमानत जब्त होगी, क्योंकि विधानसभा में सभी सीटें उस लोकसभा की कांग्रेस और विपक्षी दल हारे हैं। तो ऐसे में उस सीट को देखे कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशित हार को स्वीकारी है और मोदी जी और सांसद और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं, उस विकास कार्यों से घबराकर कांग्रेस ने मैदान छोड़ा है। इस बीच हमारे साथ यश भारती जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सपा के। और यश भारती जी, आपसे समझना चाहेंगे, बात आखिरकार बन ही गई और अब मध्य प्रदेश की यदि लोकसभा सीट की बात करें, खजुराहो लोकसभा सीट की, तो वो कांग्रेस ने आपको दी है। यश भारती जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, मैं आगे की लाइन में आपकी नहीं सुन पाया। जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि आखिरकार बात बन ही गई और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ था सब कुछ भुलाकर अब आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस के साथ।
लेकिन निश्चित तौर पे अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है तो और आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए पीछे की चीजों को छोड़ना पड़ता है और पीछे की गलतियों को सुधारना पड़ता है। खजुराहो लोकसभा में 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं जो पिछड़े वर्ग की, दलित की, अल्पसंख्यकों की बहुल्य सीटें हैं। हमारा नारा पीडीए है, उनको मुख्य धारा में लाने का है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कामयाब है, जबकि लगातार पिछड़ा वर्ग, बहुजन समाज उनको नेतृत्व देता रहा है, लेकिन उन्होंने उनको छलने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी को सुन रहा था। सवाल तो उनसे होना चाहिए कि जो एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में एनडीए गठबंधन को कितनी सीट देने वाले हैं। छलने का काम तो वो अपने गठबंधन को करते हैं, जिसको सहयोगी दल बनाते हैं उसी को लूट लेते हैं। जैसे शिवसेना को इन्होंने लूटने का काम किया, तोड़ने का काम किया, एनसीपी को लूटने और तोड़ने का काम किया, और बिहार के अंदर पासवान जी की पार्टी को परिवार के अंदर ही तोड़ दिया। और परिवारवाद की बात करते हैं, ये वंशवाद की बात करते हैं, और लगातार उन्हीं लोगों के सहारे पे अपनी राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो सिंधिया वंश हो या बिहार में अभी सम्राट चौधरी जी को उप मुख्यमंत्री बनाना हो या अन्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान जिनको देते हैं उनकी बात करें। तो ये झूठा और छलावा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये जनता को जो देने की जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे थे वो क्यों नहीं पूरे कर रहे हैं, सवाल उसका उठता है। जी, डॉक्टर राम पांडे भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। डॉक्टर राम पांडे, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से बीजेपी अब तंज कस रही है। देखिए, ठीक है, खटास आई, फिर ठीक हुई, फिर आते आते जो है बात बन ही गई और आखिरकार जो है खजुराहो लोकसभा सीट पर से अब सपा अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। बीजेपी तंज कस रही है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? बीजेपी तो झूठ बोलती है ना। बीजेपी ने तो ये तंज कसा था कि गठबंधन टूट गया है, तहस नहस हो गया है, बिखर गया है। तो ये तो बीजेपी का झूठ सबके सामने आ रहा है ना कि गठबंधन काम कर रहा है और यूपी में 80 सीटों पर लड़ रहा है, मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर लड़ रहा है। जो भी जीतेगा, चाहे इन 29 सीटों पर या 29 सीटों पर, इंडिया गठबंधन का ही तो लोकसभा सांसद बनेगा, यही तो सरकार बनाएगा। ये अपने लोगों की बात करें ना, 38 पार्टियां हैं, 38 पार्टियों में से इन्होंने यूपी में कितनी सीट दे दी और मध्य प्रदेश में कितनी सीट दे दी। अब यूपी में ये सीट किसको दे रहे हैं? मुख्तार अब्बास अंसारी को, लड़के को। मुख्तार अब्बास अंसारी को ये पता नहीं क्या क्या बोला है और उसकी पार्टी से गठबंधन कर लिया है इन्होंने। नहीं सर, वो 17 और 21 वाला मसला चल रहा था ना सर यूपी में, इसीलिए जी 17 और 21 वाला मसला चल रहा था ना, फिर आखिरकार बात बन गई। जो सपा चाहती थी कि 17 सीटों पर कांग्रेस लड़े, वो तय हो गई बात। आप चाहते थे 21 पर लड़ा जाए, बात हो गई प्रियंका जी के चलते। जी, ये तो किसी ने नहीं बोला कि 17-21 की चल रही है, हमारा तो गठबंधन था। हम तो जब प्रधानमंत्री डॉक्टर राम पांडे, आप तो सबको झूठा ठहरा देंगे, बीजेपी झूठी है, हम भी झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ कल चल रहा था वो इसी समय, इसी बुलेटिन में कल वहां के पत्रकारों से हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसलिए डॉक्टर राम पांडे, ऐसा नहीं होता। लेकिन देखिए, यश भारती जी ने एक अच्छी बात कही कि जो भी है उसे बुलाकर आगे बढ़ रहे हैं। खजुराहो लोकसभा सीट क्यों? लेकिन डॉक्टर राम पांडे, ये भी आपसे समझना चाहेंगे भाई, विष्णुदेव जी जो हैं वो वहां से हैं, वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। देखिए मैडम, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, किसानों के लिए त्याग करना पड़ता है। सोनिया गांधी जी ने 3 बार प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। अब आप 1 सीट के पीछे पड़ी हुई हैं, 2 सीट के पीछे पड़े हुए हैं। इस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए देश पहले है, देश को बचाना पहले है। अभी देखिए ना, किसानों को नहीं छोड़ रहे हैं तो ये कांग्रेस को क्या छोड़ेंगे? मैं कहाँ पीछे पड़ी हूँ, मैंने तो बोला कि वो जो है यश भारती जी, सपा वहां से उतर रही है, उसी का मैंने सवाल पूछा सर। सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे जुड़ी बातचीत चल रही है और वाकई में हमारे जो किसान हैं वो बॉर्डर पर हैं और जो कुछ वहां पर कल हुआ है उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यही है। उससे जुड़ी खबरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। यश भारती जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और अब तीसरी और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं जांच से खुलेगा राज। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, जहां विधानसभा चुनाव के पहले बिरनपुर में हुई हत्याकांड को लेकर खूब सियासत हुई। अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस मामले की सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई। बुधवार को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जांच की घोषणा की। इसी के साथ बिरनपुर की घटना को लेकर फिर से सियासी पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। इस मामले में गौर करने लायक बात यह है कि बिरनपुर हिंसा में मारे गए युवक के पिता ईश्वर साहू अब विधायक हैं।
वे पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई ज्यादती के शिकार के रूप में पूरे प्रदेश के सामने पेश हुए थे। ऐसे पीड़ित को भाजपा ने चुनाव में प्रत्याशी बनाया और उन्होंने राज्य के ताकतवर और वरिष्ठ मंत्री रविशंकर चौबे को हरा दिया। अब भाजपा की नई सरकार को बने करीब 2.5 महीने हो गए, तब भी विधानसभा में बिरनपुर हिंसा के पीड़ित विधायक ईश्वर साहू पूछ रहे हैं कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। इस सवाल ने शासन के साथ पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा बुधवार को भावनात्मक क्षणों का गवाह बना, जहां ईश्वर साहू ने सभी आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होने की बात कही। उन्होंने पूछा कि उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में घटना की सीबीआई से जांच कराने की घोषणा कर दी। बिरनपुर घटना की सीबीआई जांच का ऐलान पर ईश्वर साहू ने संतुष्टि और न्याय की उम्मीद भी जताई है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं है। जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि जांच बेहतर ढंग से हो सके, इसलिए इसे सीबीआई को सौंपा गया है। पिछला सरकार से भी हम उम्मीद रखे थे, लेकिन पिछला सरकार हमको न्याय नहीं दिला पाई, उनका नीयत ठीक नहीं रही। अब इस सरकार में मोला आश्वासन मिले हैं, मैं संतुष्ट हूँ कि सीबीआई जांच हुई और मोला न्याय मिलेगा। ये तो सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति, उसे तो पहली कैबिनेट में ही जांच की घोषणा कर देनी चाहिए। और आज करीब 2.5 महीने 3 महीने बीतने के बाद जब पीड़ित व्यक्ति खुद विधानसभा में ध्यानाकर्षण लगाए, तब घोषणा करना पड़ेगा। और सीबीआई जांच हर्ष हमने देखा है कि केवल एक घोषणा भर रहेगी। आज गजब संयोग रहा कि मैं भी उस विषय पर वहां तक गया था और आज उन्होंने स्वयं सदन में सदस्य बनकर स्वयं ध्यानाकर्षण लाया और ये कहा कि इस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। पिता के हृदय के इस दर्द को मैंने क्या पूरे सदन ने महसूस किया और उस पर सीबीआई जांच की उनकी मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया है। एप्रोप्रिएट होगी इस गतिविधि के लिए, इस दिशा के लिए उस एजेंसी को अपनाया जाएगा, आवश्यकता पड़ेगी। अमित शाह जी आए हैं, कितना महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है और उसके बाद आज से 11 जो सीटें जीतने के लिए आगाज भी हो जाएगा आज से। जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। स्वप्निल, हालांकि जब से ये ऐलान हुआ है कि सीबीआई जांच होगी, इसके बाद से ही सवाल भी कहीं खड़े हो रहे हैं। क्या आपने पुलिस पर भरोसा नहीं है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि ठीक है उस वक्त जो है पार्टी कांग्रेस थी सत्ता में और इसीलिए ऐसा लगा ईश्वर जी को कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। लेकिन अब तो बीजेपी की सत्ता है, वो खुद बीजेपी में है, क्या अभी भी उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है? ये सारे सवाल जो हैं। और दूसरा, सीबीआई जांच को लेकर लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा, विस्तार से समझना चाहेंगे। जी, निश्चित रूप से बिरनपुर हिंसा छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा रहा है और जिस तरीके से पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में बिरनपुर में जो भुवनेश्वर साहू की कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने हत्या कर दी थी, उसके बाद ही इस पूरे मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया था, जिसके बाद भाजपा ने जो मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता को वहां से चुनाव लड़ाया और चुनाव जीतकर वो सदन में भी पहुंचे। कल की अगर बात की जाए तो कल जो है सदन में जो है भावनात्मक क्षण जो है वो देखने को मिला और खुद जो मृतक के पिता है, जो एक जनप्रतिनिधि है, साजा से विधायक है, उन्होंने ये मुद्दा ध्यानाकर्षण के जरिए उठाया और कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूं और जनप्रतिनिधि होने के बावजूद मुझे अब तक न्याय नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे न्याय दिला पाऊंगा। तो इनके इस जो है बात के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने बिरनपुर हिंसा की सीबीआई जांच कराए जाने की घोषणा जो है सदन में की है। तो अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो पर विपक्ष ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना है कि राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो सीबीआई जांच तो केवल जांच भर रहेगी। तो ये पूरी बातें इस मुद्दे पर सामने आई है। लेकिन मृतक के पिता ईश्वर साहू ने ये जरूर कहा है कि राज्य की पुलिस ने इस पूरे मामले की सही जांच नहीं की है, क्योंकि 36 नाम उन्होंने दिए, जिसमें 12 आरोपियों की ही गिरफ्तारी हुई। साथ ही जो इस पूरे मामले पे अंजोर यदू जिन्होंने इस पूरे माहौल को जो है खराब करने की कोशिश की, तो उसकी भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, चलिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि अब सीबीआई जांच जब होगी तो उन्हें न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और 3 खबर सबकी नजर में इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।